हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम एक एक्शन थ्रिलर मूवी ओलंपस हैज फैलन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आतंकवादी अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसे एक एजेंट माइक न सिर्फ राष्ट्रपति का रेस्क्यू करता है बल्कि अमेरिका को भी उस संकट से बचाता है। दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्शन इतना सटीक है कि इसमें दिखाया गया कोई भी सीन और प्लानिंग एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन एजेंट माइक को दिखाया जाता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर का सिक्योरिटी इंचार्ज है। प्रेसिडेंट माइक को काफ़ी पसंद करता है क्योंकि माइक न सिर्फ एक अच्छा एजेंट है बल्कि प्रेसिडेंट के फैमिली के काफ़ी करीब है। उस रात दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट अपने बच्चे और पत्नी के साथ किसी फंक्शन में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट का बेटा कॉनर, जिसे माइक बहुत पसंद है, वह माइक के साथ ही दूसरे कार में रहता है, जबकि प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी आगे वाली गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। बाहर का मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा था और बर्फीली हवा चलने लगी थी। अभी काफिला एक पुल को पार कर रहा था कि अचानक गाड़ी से कुछ टकराता है और गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसके कारण प्रेसिडेंट का कार पुल की रेलिंग से टकराती है और गाड़ी बीचों बीच जाके अटक जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट को तो माइक किसी तरह बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से सीन 18 महीने के बाद दिखाया जाता है, जिसमें देखते हैं कि माइक उस घटना से अभी तक उभर नहीं पाया है, इसलिए वह अपनी पत्नी, जो एक डॉक्टर है, उसको भी समय नहीं दे पाता है, जिससे उन दोनों के रिश्तों में खटास रहती है। माइक अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसे घुमाने ले जाने का प्रॉमिस करता है। असल में माइक उस घटना के बाद से अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता है, पर वह इस काम से खुश नहीं है और वह प्रेसिडेंट की सुरक्षा में जाना चाहता है, इसलिए वह सेक्रेटरी सर्विस डायरेक्टर लिन जैकब से मिलता है। जैकब कहती है कि तुम्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, प्रेसिडेंट अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर व्हाइट हाउस जाता है, जिसमें देखते हैं कि प्रेसिडेंट एक मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा है और अपने बेटे कॉनर को घुमाने का वादा करके वह मीटिंग के लिए निकल जाता है। मीटिंग में स्पीकर ऑफ द हाउस एलन थंबल आए हुए रहते हैं, जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर फौजी कार्रवाई करने की धमकी देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा था और साउथ कोरिया पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और इस संबंध में आज ही साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मिस्टर ली व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट एशर से मिलने आने वाले थे, जिस पर रुथ मैकमिलन, जो सुरक्षा विभाग की हेड है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर धमकी देने की बात पर संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्थ कोरिया को धमकी देने पर वह कोई भी कदम उठा सकता है। उपराष्ट्रपति भी रुथ से सहमत होते हैं और प्रेसिडेंट एशर भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वह एलन की बात नहीं मानते हैं और एलन को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। अब शाम 6:29 का समय दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर ली का काफिला व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। तभी एक अनजान एरोप्लेन को दिखाया जाता है, जो वाशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहा था और वहां से आधे घंटे की दूरी पर है। इधर मिस्टर ली को भी व्हाइट हाउस पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है। मिस्टर ली के साथ उनके सिक्योरिटी टीम का हेड मिस्टर पाक और अन्य कई लोग आए हुए रहते हैं। तभी वह अनजान प्लेन नॉर्थ वर्जीनिया को पार कर रहा था। यूएस एयरफोर्स के 2 जहाज उसे चेतावनी देने के लिए आते हैं, पर वह अनजान जहाज बिना कोई चेतावनी दिए उन दोनों जहाज़ों पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे वे दोनों जहाज एक घनी आबादी क्षेत्र में क्रैश कर जाते हैं और वह अनजान जहाज वाशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। इधर प्रेसिडेंट ली और यूएस प्रेसिडेंट एशर के बीच मीटिंग स्टार्ट हो चुका था। तभी वहां की एजेंट को इस घटना का सूचना मिलता है और वह खतरे भांपते हुए मिस्टर ली और प्रेसिडेंट एशर को वहां से सुरक्षित बंकर में ले जाते हैं। साथ साथ अन्य लोग भी बंकर में जाते हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे। इधर यूएसए एयरफोर्स उस अनजान हवाई जहाज को मार गिराता है। इससे पहले वह हवाई जहाज व्हाइट हाउस के ऊपर मंडराता है और लगातार ताबड़तोड़ गोलियों का बौछार करता है। माइक अपने ऑफिस में बैठे हुए इस घटना को देखता है, तो वह भी व्हाइट हाउस की तरफ भागता है, तो वह देखता है कि कई लोग मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी अचानक ब्लास्ट होती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। माइक 2 सस्पिशियस लोगों को देखता है जो व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें से माइक एक को तो मार देता है, लेकिन दूसरा अपना सुसाइड बम एक्टिवेट करके खुद को उड़ा लेता है, जिससे व्हाइट हाउस के लोहे का घेरा टूट जाता है और वहाँ एक एंट्रेंस बन जाता है। मिस्टर ली के कारवा से कुछ हथियारबंद लोग निकलते हैं और गैस के गोले व्हाइट हाउस की तरफ डालते हैं, ताकि व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को बाहर कुछ दिखाई ना दे। और बाहर से हथियारबंद लोग उस
दीवार के एंट्रेंस से अंदर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर ली के कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी आतंकवादी से मिले हैं। वहीं बंकर में एजेंट प्रेसिडेंट एसर को जानकारी देता है कि व्हाइट हाउस पर जमीनी हमला भी हो गया है और इधर बाहर सिक्योरिटी गार्ड और आतंकवादियों के बीच लगातार इनकाउंटर चल रहा होता है। तभी देखते हैं कि बंकर में साउथ कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड यूएसए एजेंट को मारने लगते हैं और यूएसए प्रेसिडेंट के साथ साथ मिस्टर ली को भी बंधक बना लेते हैं। इधर प्लानिंग के अनुसार बाहर से 2 ट्रक व्हाइट हाउस के सामने आकर रुकता है और रोड को जाम करता है। माइक देखता है कि सभी आतंकवादी जमीन पर लेट गए हैं। वह समझ जाता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी दोनों ट्रक में लोडेड मशीन गन से गोलियों की बौछार होने लगती है, जिससे और कई गार्ड मारे जाते हैं। यहाँ मशीन गन बंद होते ही उनमें से एक रॉकेट को दागता है और व्हाइट हाउस में एंट्रेंस बनाता है। माइक और वहाँ बचे 2 अन्य एजेंट अंदर जाने लगते हैं, पर दोनों एजेंट को गोली लगता है और वे लोग मारे जाते हैं। अब माइक वहाँ एक अकेला एजेंट है जो जिंदा बचा है। सभी आतंकवादी उस एंट्रेंस से अंदर आते हैं और जिंदा बचे लोगों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। इधर बंकर में पार्क पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है, मतलब पूरी तरह व्हाइट हाउस अब आतंकवादियों के कब्जे में थी। अब तक यूएस फोर्स भी व्हाइट हाउस पहुंच जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है और अंदर घुसने की तैयारी करता है। तभी पेंटागन में व्हाइट हाउस से वीडियो कॉल करता है, जहां मिस्टर ली को पार्क शूट कर देता है और पार्क सबको हथियार डालने की चेतावनी देता है। इधर बाहर माइक सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहां एक आतंकवादी पहरा दे रहा था, जिसे बिना आवाज़ के उसे मार देता है और उससे चेक करता है तो उसके पैकेट से प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर का फोटो मिलता है। मतलब ये लोग कॉनर को ढूंढ रहे थे। माइक वहां से सभी कैमरे को बंद करता है। इधर पेंटागन में दिखाया जाता है, जहां स्पीकर ऑफ द हाउस एलन को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में कार्यकारी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। एलन आगे की योजना बनाने लगता है। तभी माइक प्रेसिडेंट के सैटेलाइट फोन से पेंटागन में संपर्क करता है, जहां माइक को पता चलता है कि प्रेसिडेंट को बंधक बना लिया गया है। माइक व्हाइट हाउस का पूरा हाल पेंटागन को बताता है और साथ में बताता है कि वे लोग कॉनर को ढूंढ रहे हैं। कुछ देर बाद पार्क पेंटागन में कॉल करता है और धमकी देता है कि यूएस आर्मी को कोरियन बॉर्डर से हटा लिया जाए। इसका मतलब पार्क अमेरिका को कोरिया में दखल अंदाजी करने से मना करता है, लेकिन ये सिर्फ पार्क का ध्यान भटकाने का एक जरिया होता है। उसका असली मकसद तो कुछ और होता है। असल में पार्क न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर अमेरिका को पूरी तरह तबाह करना चाहता था और ये बात तब पता चलता है जब पार्क किसी तरह न्यूक्लियर के 3 कोड में से एक कोड एक्टिवेट कर लेता है, जो वहाँ के जॉइंट चीफ चेयरमैन के पास होता है, जिसे किसी तरह डरा धमका कर उससे उगलवा लेता है। जबकि अन्य 2 कोड में से एक खुद प्रेसिडेंट एसर के पास, जबकि दूसरा सुरक्षा विभाग की हेड रूथ के पास होता है। इधर पेंटागन भी इस प्लान के बारे में माइक को बताता है कि प्रेसिडेंट से कोड उगलवाने के लिए उसके बेटे कॉनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक अब प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर को ढूंढता है, जो एक कमरे की गुप्त दीवार के पीछे छिपा था। माइक उसे एक गुप्त रास्ते से व्हाइट हाउस से बाहर निकालता है। अब माइक 2 उग्रवादी को मारकर बेहोश करता है और उससे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि पार्क का असली नाम कैंग यूसेक है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी में से एक है, परंतु वह कुछ समय से अंडरग्राउंड था। यहाँ पता चलता है कि पार्क की माँ एक लैंड माइन्स में मारी गई थी और ये लैंड माइन्स अमेरिका द्वारा लगाया गया था। इसलिए पार्क समझता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार अमेरिका है। इधर पार्क सुरक्षा विभाग की हेड रूथ को टॉर्चर करके उससे दूसरा कोड भी निकलवा लेता है। जब पेंटागन में यह बात पता चलती है तो आर्मी चीफ हवाई हमले के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजती है, परंतु व्हाइट हाउस में भी ये लोग पूरी तरह तैयारी करके बैठे थे। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही वे लोग उसे एक आधुनिक हथियार से मारकर तबाह कर देते हैं। एलन यह सब देखकर और माइक के कहने पर उस ऑपरेशन को तुरंत रोकता है। अब माइक छत पर जाता है और छत पर लगे उस वेपन को तबाह करता है। ये सब देखकर पार्क और गुस्सा हो जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को मार देता है और धमकी देता है कि अगर और कोई कार्रवाई किया गया तो अगली बारी प्रेसिडेंट एसर की होगी। साथ में एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है ताकि वे लोग यहाँ से निकल सके। इधर पार्क को माइक के बारे में पता चलता है तो वह उसे बाहर आने के लिए कहता है, नहीं तो पार्क धमकी देता है कि वह सुरक्षा विभाग की हेड को सबके सामने मारेगा। इसलिए पार्क रूथ को घसीटते हुए बाहर लाता है और व्हाइट हाउस से बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि रूथ को मीडिया वालों के सामने मार सके।
परंतु इससे पहले कि पार्क रुथ पर गोली चलाता, माइक उन सब पर गोलियां चलाने लगता है और पार्क के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पार्क बचकर फिर अंदर बंकर में चला जाता है। चूँकि अब स्थिति और भी नाजुक हो गई थी और बात प्रेसिडेंट के जान पर बनी थी, इसलिए पेंटागन वाले पार्क के सभी शर्तों को मानते हुए सेना को वापस बुलाता है और एक हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस भेजता है। पार्क बंकर में उपस्थित अपने सभी लोगों को एक जैसा कपड़ा पहनाता है और हेलीकॉप्टर में बैठाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। परंतु हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करती है, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होता है और उसमें उपस्थित सभी लोग मारे जाते हैं। सभी लोग समझते हैं कि पार्क अपने को उड़ा लिया है और साथ में प्रेसिडेंट भी मारे गए हैं, पर माइक को लगता है कि पार्क ऐसा आदमी नहीं है कि वह खुदकुशी करे। ये सब उसका कोई चाल है। पार्क अभी भी बंकर में ही है। इधर बंकर में पार्क तीसरा कोड भी पता कर लेता है और परमाणु मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके विस्फोट से पूरे अमेरिका तबाह हो सकता था। पार्क वहां लगे टाइमर को स्टार्ट करता है और सुरंग के रास्ते से वहां से निकल जाता है, परंतु माइक अहम वक्त पर वहां पहुंचता है और सभी को मारता है। यहाँ पार्क और माइक के बीच फाइटिंग चलता है, इसमें अंत में माइक पार्क को मारता है और मिसाइल को पेंटागन की मदद से डीएक्टिवेट करता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर माइक प्रेसिडेंट को लेकर वहां से बाहर निकलता है, जहां उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट एसर इस घटना से संबंध में देश के लोगों को संबोधन कर रहा है और माइक को अपने पहला वाला पद वापस मिल गया है। मूवी यहीं ख़त्म होती है।